हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक इंग्लिश लर्निंग में हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग बेहतर आंसर एग्जाम में लिख पाएं। आमतौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर हम लोग कैसे बेहतर आंसर लिख सकते हैं, और आप देखिएगा कि इंग्लिश कितना अहम रोल प्ले करती है अच्छे आंसर को लिखने के लिए। आपको पता होगा कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी हो गई, जुडिशरी हो गई, पीओ एपीओ के एग्जाम्स हो गए, आप समझ लीजिए कि इनके अंदर मेंस का जो रिजल्ट जाता है, मेंस एग्जामिनेशन का 5 से 6% रिजल्ट जाता है। क्यों 5 से 6% रिजल्ट जाता है, आज आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं एक अच्छे आंसर के लिए। तो हम लोगों ने इस चीज के ऊपर काम किया है, रिसर्च किया है और स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करी है। जो नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको एहसास होगा कि इंग्लिश जो है कितनी इंपॉर्टेंट है अच्छे आंसर लिखने के लिए। अब यहां पे हमारे पास एक कॉपी है स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इस बार जुडिशियल सर्विसेज को क्वालिफाई किया है, तो उनकी कॉपी है जिसको हमने चेक किया था, तो उनकी कॉपी आज हम आपको दिखाएंगे। तो कुछ चीजें गौर करिएगा। आंसर राइटिंग के लिए दो फैक्टर्स को डिवाइड कर दीजिए। एक हो गया एक्सटर्नल एस्पेक्ट, एक हो गया इंटरनल एस्पेक्ट। किसी भी आंसर को इंप्रूव करने के लिए आपको इन दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। लेकिन पहला एस्पेक्ट क्या होता है? एक्सटर्नल एस्पेक्ट, यानी जो बाहरी से है, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जो अपीयर हो रहा है, जब आपका कोई आंसर पढ़ेगा उसी में दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले आज हम लोग एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। तो देखिए, तो ये टीओए का मेंस आंसर राइटिंग बाय टीओए जो है हमारा, ये उसकी लेक्चर सीरीज है। इसके ऊपर आगे भी हमारी सीरीज आएगी अच्छे आंसर्स लिखने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसकी कॉपी है, यहाँ पे उसने आंसर लिखा है। अब देखिए, कुछ चीजें आंसर के अंदर हम लोगों को गौर करना है। अब ये स्टूडेंट का एक आंसर है, कुछ चीजें इसके अंदर देखिए। स्टूडेंट की आंसर राइटिंग में राइटिंग अच्छी है, और अलाइनमेंट देखिए स्टूडेंट की, जो उसने आंसर लिखा है, जो वर्ड्स हैं उसकी अलाइनमेंट देखिए कि एक लाइन बिल्कुल सीधी बन रही है इसके अंदर। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए आंसर में लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेढ़ा सा दिखेगा क्योंकि ये कॉपी से ली गई है, कॉपी थोड़ा सा ऐसे उठी रहती है एक साइड पे। तो आप देखिए आंसर की देखिए अलाइनमेंट देखिए, ठीक, आंसर के अंदर अलाइनमेंट देखिए आप, लाइन बिल्कुल सीधी है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, आंसर के अंदर आप देखिए एक प्रॉपर आपको गैप दिख रहा होगा। देखिए प्रॉपर गैप है, प्रॉपर गैप है, प्रॉपर गैप है। उसके बाद जैसे कि पैराग्राफ खत्म हो रहा है, उसके बाद पैराग्राफ के बाद भी खत्म होने के बाद भी आप देखिएगा आपको एक प्रॉपर गैप मिलेगा। ये पैराग्राफ जैसे खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपको एक एक्स्ट्रा गैप मिलेगा, एडिशनल गैप मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद नीचे, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट की जो आंसर राइटिंग है, आप देखिए यहाँ पे इस स्टूडेंट के अंदर कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। आप देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइन देखिए बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी लाइन में लिखा। कुछ लोग लिखते हैं टेढ़ा लिखने लग जाते हैं, पहली चीज। दूसरी देखिए, काफी नीट एंड क्लीन दिख रहा है आंसर, कटा पिटा नहीं है ज्यादा, ठीक। तीसरी चीज, राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है एंड यू स्पीक गुड इंग्लिश एंड यू राइट आंसर्स इन गुड इंग्लिश, तो यू विल डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड। आपका एक अपर हैंड तो होगा, नो डाउट। बट इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जस्ट बिकॉज कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस निकल जाएगा। और जस्ट बिकॉज कि किसी स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो मेंस नहीं निकाल पाएगा। वो भी निकाल सकता है और आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैटर क्या करता है? रीडेबिलिटी, किसका आंसर सबसे ज्यादा रीडेबल है। अब देखिए इसने आंसर लिखा हुआ है, अब अपने आंसर में इन्होंने कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है। सो द टर्म अदर अथॉरिटीज, हाउएवर, देखिए प्रॉपर कॉमा लगा है, जहां जहां पे कॉमा लगना है प्रॉपर कॉमा लगा हुआ है। जहां जहां पे जिन लेटर को कैपिटल में लिखना है, अदर अथॉरिटीज में ए को इन्होंने एम्फसाइज करके ए कैपिटल में लिखा। हाउएवर हैज बीन द फोकल पॉइंट ऑफ सेवरल जजमेंट्स ओवर द इयर्स वेयर बाय स्कोप ऑफ राइटिंग पढ़ने में भी अच्छी लग रही है, पढ़ने में समझ में भी आ रही है। आप देखिए वर्ड्स रीडेबल है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा वर्ड पढ़ने में, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए लाइन बिल्कुल ठीक है, वर्ड्स पढ़ने में आ रहे हैं, लेटर साफ है, नीट एंड क्लीन है। राइटिंग को लेकर टेंशन मत लीजिए, अरे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, लगता मैं मेंस नहीं निकाल पाऊंगा। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन उनका आंसर क्या है? रीडेबल है। तो आपको किस चीज पर काम करना है? रीडेबिलिटी के ऊपर काम करना है। उसके साथ साथ देखिए जहां जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे केस लॉ लिखा हुआ है, इस केस लॉ के अंदर देखिए अंडरलाइन है, आप देख रहे हैं। तो जहां जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर अंडरलाइन किया गया है इसके अंदर। जैसे देखिए आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर अंडरलाइन कर दिया गया। ये देखिए चार्ट का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर एक गैप है, स्पेस है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इंग्लिश फाइन है, इंपॉर्टेंट चीजों पे अंडरलाइन किया गया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप देखिए इस कॉपी के अंदर, जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं। अभी हम लोग अंदर गए ही नहीं हैं कि whether the student has written the relevant case law, whether the student has followed the
logical order, logical sequence in the answers. He has properly written the introduction, or there is a proper body, or there is a proper conclusion. अभी हम लोग उसमें तो गए ही नहीं है. This is just an external aspect of an answer writing. यही गड़बड़ा गया तो इंटरनल जो एस्पेक्ट होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा. आइए अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि अब इसमें इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है. देखिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं. ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अच्छा आंसर लिखने के लिए ध्यान में रखने. एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं. अभी हम लोग टॉपिक पे गए ही नहीं हैं कि किस टॉपिक पे आप आंसर लिख रहे हो. देखिए पहली चीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझना. आगे हमारी सीरीज आएगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कि क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए पूछा गया है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछा गया है, उसके साथ साथ कितना आपको टाइम दिया गया है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. इन चीजों को ध्यान में रखना है आंसर लिखने से पहले. दूसरी चीज देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीडेबल है कि नहीं आंसर. देखिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो नो डाउट आपका अपर हैंड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फैंसी राइटिंग हो बहुत ही अच्छी दिखाई दे. नहीं, आपको रीडेबल बनाना है कि आपका आंसर में जब कोई वर्ड पढ़े तो एक एक वर्ड पढ़ने में आ जाए. उसके साथ साथ अलाइनमेंट, जो लाइन होगी सीधी होनी चाहिए. जैसे भी हमने आपको बताया, ऐसा ना हो कि आंसर ऐसे लिखने लगे, एक दो लाइन हो गई कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए. जब भी हमने आपको दिखाया कि एक के बाद एक स्पेस, ऐसा ना हो पूरी कॉपी आपने भर दिया, उसी में सब केस लॉस मिक्सअप कर डाला आपने. नहीं. अब जो पांचवी सबसे अहम चीज है इंग्लिश. अगर आपकी, देखिए जब भी कोई आपकी कॉपी चेक करेगा, जब भी आपकी कोई कॉपी चेक करेगा तो मान लीजिए कि आपकी कॉपी में फॉर एग्जांपल कई पेजेस हैं, 1 2 3 4, ठीक. आपने कोई आंसर लिखा, ये हो गया 1 2 3 4. आपकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना अच्छा आपने आंसर लिखा है, पहले ही पेज से समझ में आ जाएगा. क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो अपना बेस्ट देता है पहले वाले आंसर में. जो सबसे पहला आंसर होता है उसके अंदर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है. अब आप सोचिए इसी के अंदर आपकी अलाइनमेंट गड़बड़ा रही है, स्पेस प्रॉपर नहीं है, इंग्लिश के अंदर कई एरर निकल आए. तो मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने देखा कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि 10 मार्क्स में से हम आपको दे देंगे इतनी. तो इसमें आंसर राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक निकल आई. कोई भी इंसान जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो 4-5 मिस्टेक तो नहीं कर सकता है एक पेज के अंदर. हाँ, एक समझ में आती है, 2 समझ में आती है, 4-5 तो हम देखेंगे, हम बाय डिफॉल्ट उसको दे देंगे 2.5 या 3 ऐसे दे देंगे. अब हमें पता चल गया कि ये अपना बेस्ट जो देता है 3 नंबर या 4 तक दे पाता है. उसी हिसाब से आप इसमें भी नंबर एक्सपेक्ट करो, फिर उसी हिसाब से आप इसमें भी नंबर एक्सपेक्ट. क्योंकि मुझे पता चल गया इतना ही पढ़ने के बाद कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो. बात समझ में आ गई. तो अब आपको एहसास होगा कि इंग्लिश कितनी ज्यादा अहम है. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई भी चीज उठा के कहीं पे भी डाल दिया, सेंटेंस के बीच में डाल दी कोई चीज, सेंस नहीं बन रहा है उस वर्ड का, पढ़ने में समझ में आ जाएगा, प्रॉपर नहीं है, तो आप मान के चलिए कि मेंस नहीं निकल सकता है. क्योंकि भाई वो, अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो और आप क्या ऐसे इंसान को ले लेंगे जो इंग्लिश के अंदर मिस्टेक कर रहा है? ऐसा तो नहीं करेंगे ना. वो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, लेकिन आप लिख भी तो नहीं पा रहे हो उसको, इंग्लिश में अपनी बात समझा भी तो नहीं पा रहे हो, गलत कर रहे हो. इतनी बड़ी रैंक दे देंगे ऐसे ही? नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? आपको इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा. इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आपको प्रॉपर वर्ड, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ कॉमा नहीं लगना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन लगना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, किस जगह पे इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, ये चीज़ें आपको बेसिक इंग्लिश में सीखना है. कैसे हम ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखें, इंग्लिश लिखने का तरीका, ये चीज़ें, कैसे हम पास्ट टेंस में अपनी बात करें, ये बेसिक चीज़ें हैं. ये क्या है? एक्सटर्नल एस्पेक्ट. इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक इंग्लिश का कोर्स निकाला है, जिस इंग्लिश के कोर्स के अंदर हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके पढ़ा रहे हैं कि एक स्टूडेंट इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअली समझे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रॉपर आंसर लिख पाए. अगर उसको कोई लेटर लिखने के लिए बोल दिया जाए, एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दिया जाए, आंसर लिखने के लिए बोल दिया जाए, ड्राफ्टिंग करने के लिए दे दिया जाए, तो प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट कर ले. तो हमारा कोर्स जो है वो जनरली 6 मंथ्स के लिए हमने शुरू किया है.
6 मंथ्स के लिए शुरू किया है। इसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर जैसे कि जो भी बेसिक ग्रामर के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ग्रामर के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेंसेस हो गए, टेंसेस के साथ साथ सेंटेंस मेकिंग हो गई, सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ उसके अंदर प्रेसी राइटिंग हो गई, ट्रांसलेशंस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करवा रहे हैं। तो अब अगर आपने हमारा ये नया चैनल है, आप देख लीजिएगा हमने इसको कोलैबोरेट कर दिया है अपने इस चैनल के साथ, तो ये हमारा नया चैनल है। इस नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। जो हमें लॉ में फॉलो करते हैं वो हमारे इंग्लिश वाले चैनल को फॉलो करिए, अगर आपको मेंस के लिए कायदे से मेहनत करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें काफी क्लैरिटी आई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।